हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण पर जितने भी टॉपिक हैं आज उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र और धारिता के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक है आपका डाइलेक्ट्रिक पर यानी कि परावैद्युत पर। और आप सभी को अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसा मैंने आपको बोला है, नोट्स आप प्रॉपरली बनाते चले। मैं क्लास 12 की पूरी फिजिक्स और बायोलॉजी आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, ओके, विद न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर के सारे सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले दूंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन सीरीज तो मैं कराते ही चल रही हूँ साथ में ही हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, सो परावैद्युत क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो जैसे आपने कंडक्टर पढ़ा है, चालक पढ़ा है, तो आपको पता है चालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, यानी कि जिसमें करंट विद्युत धारा फ्लो होता है, जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है, वो क्या होता है, चालक कहलाता है। उसी के विपरीत कुचालक होता है। कुचालक क्या होता है, जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, उसी को हम अचालक भी बोल देते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रीशियंस आता है बिजली बनाने के लिए, तो वो हाथ में ग्लव्स पहनता है, तो वो ग्लव्स किसका होता है, चमड़े का होता है, या फिर वो ग्लव्स प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक या फिर अगर हम रबर की बात करें तो ये सब बहुत ही अच्छे अचालक यानी कि कुचालक होते हैं, जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह या धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो सेफ्टी पर्पज के लिए ही प्लास्टिक या रबर के ग्लव्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स देखते हैं उसमें हैंड कवरिंग पर वहाँ पर आप देखते हैं प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अचालक या कुचालक क्या है, जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिससे हमें बिजली का शॉक नहीं लग सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। और परावैद्युत भी क्या है, एक तरीके का वैद्युत अचालक पदार्थ होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक तरीके का वैद्युत अचालक पदार्थ होता है, जैसे वायु, जैसे जल, जैसे कागज, जैसे माइका इत्यादि। ठीक है, क्यों, क्योंकि चालकों के विपरीत इन पदार्थों में कोई आवेशवाहक नहीं होता है। ठीक है, इनमें भी कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कोई आवेश को कैरी करने वाला नहीं होता है, जिस तरीके से चालक में होता है। तो परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक भी क्या है, एक तरीके का अचालक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अध्रुवी परावैद्युत और दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत। ठीक है, तो अगर हम इसको समझना चाहें तो बेसिक टर्म में समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे अणु होते हैं, कुछ ऐसे परावैद्युत होते हैं जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, या फिर ये कह लो जिनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी P होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो जब भी कोई भी परावैद्युत है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया, उसको हम कहते हैं अध्रुवी परावैद्युत। लेकिन ऐसा कोई परावैद्युत जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, शून्य नहीं है, वो ध्रुवी परावैद्युत कहलाता है। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे गोला दिखाकर, P नॉट इज इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ध्रुवी परावैद्युत होगा, इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा, अध्रुवी परावैद्युत होगा। और P क्या है आपको पता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो जब आवेशों का प्रवाह ही नहीं है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे अध्रुवी परावैद्युत की। वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो H2O2, N2CO2 एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, दूसरा ध्रुवी परावैद्युत की बात करें तो वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, संपाती नहीं होते हैं उनके द्रव्यमान केंद्र, और साथ ही साथ इनका हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, वो ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं या पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स H2O, NH3, HCl एक्सेट्रा हैं। ठीक है, संपाती का द्रव्यमान केंद्र, संपाती का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनके जो द्रव्यमान केंद्र होंगे वो क्या होंगे, संपाती होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन ले लिया गया, इसी तरीके से नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, बट अगर हम ध्रुवी परावैद्युत की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट थिंग, H2O है, NH3 है, HCl है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। द्विध्रुवण नहीं है, ध्रुवण है, यानी कि पोलराइजेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। तो आप इंग्लिश भी नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये हेडिंग कर देना है आपने। किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर उसके भीतर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बात समझ आ रही होगी, वही वाली बात है यहाँ पर, किसका, ध्रुव परावैद्युत का, ध्रुवी परावैद्युत का, कि अगर हम किसी भी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसके बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर देता है, यानी कि P को उत्पन्न कर देता है, और इसी घटना को बोला जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, अब ध्रुवण सदिश क्या है ये भी समझना। किसी परावैद्युत के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं, और इसे वेक्टर P से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेक्टर P के परिणाम को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं, इसे वेक्टर P से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम वेक्टर P के परिणाम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर P इज इक्वल टू P/QL, और P अपान AL, और P आपको पता है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी वैल्यू होती है आवेश गुणे दूरी हो गया, और नीचे क्या है यहाँ पर A इंटू L है, L से L कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा Q/A, और इसे ही हम बोलते हैं ध्रुवण आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो जब भी पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद रखने को बोला जाए आपसे, तो आप यही फॉर्मूला याद रखेंगे, सिग्मा P इज इक्वल टू आवेश बटे एरिया, यानी कि Q/A। एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और एरिया क्या है, ये क्षेत्रफल, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि जो चालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर सभी इलेक्ट्रॉन संरेखित होकर वैद्युत क्षेत्र के कुल प्रभाव को शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों को ये संरेखित कर देते हैं, यानी कि एक ही रेखा में कर देते हैं, और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को क्या कर देते हैं, ये शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया चालक पदार्थ, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो लगभग क्या होता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक संरेखित कर देके एक रेखा में कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है। तो अगर हम नेट की बात करते हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो नेट वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आंतरिक और बाह्य का अंतर होता है। तो जब हम दोनों ही बराबर हैं, हमने कहा आंतरिक आपका 3 है, बाह्य भी आपका 3 है, तो 3 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं पर कुचालक पदार्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आंतरिक और कुछ ना कुछ बाह्य होता है, और जो भी बाह्य होता है वैद्युत क्षेत्र वो आंतरिक वाले से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाह्य आंतरिक क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से ज़्यादा है, तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका कुल प्रभाव शून्य नहीं हो रहा है। तो चालक पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र का कुल प्रभाव शून्य हो जाता है, किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि कुछ चालक पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। इस टॉपिक परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य की सिर्फ आपको डेफिनेशन नोट करनी है। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति या पावर। परावैद्युत हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के पास एक ऐसी पावर हो, एक ऐसी शक्ति हो कि वो भंजन ना हो, यानी कि ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो उन सब चीज़ों को वैद्युत क्षेत्र की मात्रा चाहे जितनी भी बढ़ती जाए वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की वो अधिकतम मान जिस तक वो भंजन ना हो सके, यानी ब्रेकडाउन ना हो सके, उसको बर्दाश्त करती रहे, उसको झेलती रहे, वही क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो डेफिनेशन आप इसकी कैसे नोट करेंगे, किसी परावैद्युत के परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर है जो वह परावैद्युत भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। ठीक है, मीन्स उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ना हो और
कितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो बहुत मैक्सिमम हो जाएगा और वहाँ पर भी वो परावैद्युत सामर्थ्य ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक जो उसके बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है उसको भी परावैद्युत सामर्थ्य बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र तथा धारिता पर देखेंगे और इसके बाद ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं संधारित्र और धारिता के साथ। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।